All right, let's continue with the explanation of kinematics today. हमने लास्ट क्लास में काइनेमेटिक्स के अंदर केस वन की डिस्कशन की थी, जिसमें हमने ये सीखा था कि केस वन वो केस है जिसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होती. If the acceleration is not constant, then we will see that we will be given expressions of displacement, velocity और acceleration. और ऑर्डर ये है कि s पहले है, फिर v है, फिर a है. s अगर गिवन है तो v और a की तरफ, v की तरफ जाने के लिए एक दफा डिफरेंशिएट, a की तरफ जाने के लिए दूसरी दफा डिफरेंशिएट. v अगर गिवन है तो डिफरेंशिएट करेंगे तो a पे पहुंचेंगे और इंटीग्रेट करेंगे तो s पर पहुंचेंगे. और a गिवन है तो इंटीग्रेट करेंगे एक दफा तो v पे पहुंचेंगे और एक और दफा इंटीग्रेट करेंगे तो s पे पहुंचेंगे. तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वाला केस जो है वो एक्सप्रेशन नॉट कांस्टेंट वाला केस है, क्योंकि उसमें अगर a का एक्सप्रेशन दिया हुआ इन टर्म्स ऑफ t, तो t की वैल्यू डालेंगे तो हर t की वैल्यू पे एक्सप्रेशन कुछ और होगी. इसका मतलब एक्सप्रेशन कांस्टेंट नहीं है. आज जो हम केस पढ़ने जा रहे हैं, केस नंबर 2, दैट इज एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट. अच्छा, ये बात स्पेसिफाइड भी होती है और आपको पता चल जाता है एक सवाल के अंदर कि यहाँ एक्सप्रेशन कांस्टेंट है या नहीं, क्योंकि अगर एक्सप्रेशन दिया हुआ होता है तो फिर हम डिफरेंशियल इंटीग्रेट कर रहे होते हैं तो वो वहां पर एक्सप्रेशन कांस्टेंट नहीं होती. लेकिन जब एक्सप्रेशन कांस्टेंट होती है तो एग्जामिनर मेंशन कर रहा होता है कि दिस द पार्टिकल ट्रेवल्स विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन. जब भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगी तो इक्वेशंस ऑफ मोशन का इस्तेमाल होगा. MF19 फॉर्मूला शीट जो है उसमें मैकेनिक्स के हवाले से कुछ और नहीं दिया हुआ. जो वाहिद चीज मैकेनिक्स की फॉर्मूला शीट में है वो इक्वेशंस ऑफ मोशन. use appropriate formula for motion with use appropriate formula for motion with constant acceleration in a straight line. The four equations of motion given in the formula sheet are as follows. अच्छा, formula sheet में ये चारों given है. V equals u plus at, S equals to u plus v upon 2 times t, S equals ut plus half at square, and v square equals u square plus 2as. Now we should know that u is the initial velocity, v is the final velocity, a is the acceleration, s is the displacement, and t is the time. सही है. तो u, v, s, a एंड t, ये 5 चीजें हैं जिसमें 4 चीजों को कनेक्ट करने के लिए कोई एक पर्टिकुलर इक्वेशन ऑफ मोशन यूज होता है. अच्छा, अब सब में आप देखेंगे तो आपको इनिशियल वेलोसिटी नजर आएगी सब में. इसका मतलब कोई भी इक्वेशन ऑफ मोशन बगैर इनिशियल वेलोसिटी के नहीं है. अगर डिस्प्लेसमेंट मिसिंग है तो v इक्वल्स टू u प्लस at. अगर एक्सलेशन मिसिंग है तो ये डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स u प्लस v अपॉन 2, यानी कि इसको एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम कह सकते हैं. डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम. अच्छा, फिर ये वाला जो इक्वेशन ऑफ मोशन है इसमें v मिसिंग है, ये वाला जो इक्वेशन ऑफ मोशन है इसमें t मिसिंग है. तो कोई एक मिसिंग आपको नजर आ रहा है. अच्छा, अब अगर u ना गिवन हो किसी सवाल में, if we get a question in which v is not given, sorry u is not given, then what? अगर किसी सवाल में v ना u ना गिवन हो तो फिर क्या करें? कोई ऐसी इक्वेशन ऑफ मोशन है ही नहीं जो बगैर u के है. तो अब देखें, एक इक्वेशन ऑफ मोशन बगैर u के फॉर्मूला शीट में तो मौजूद नहीं है, बट हम बना सकते. और ये मैकेनिक्स का एग्जामिनर यूज भी कर रहा होता है. हम पास समझ में देखते हैं जब इनिशियल वेलोसिटी नहीं होती तो फाइनल वेलोसिटी की बेसिस पर हम कुछ निकाल रहे होते हैं, जैसे डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे होते हैं या एक्सेलरेशन निकाल रहे होते हैं, कुछ और या टाइम निकाल रहे होते हैं. तो अगर इनिशियल वेलोसिटी है तो फिर इन 4 में से कोई एक लगा लेंगे. अब समझ लीजिए 5वां मैंने जो डिराइव किया है ये कैसे डिराइव किया ये समझना जरूरी है. अगर इक्वेशन ऑफ मोशन जो नंबर 1 पर मौजूद है और जो नंबर 3 पे मौजूद है, इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व किया जाए तो ये नया इक्वेशन ऑफ मोशन हासिल हो जाता है. और ये नया इक्वेशन ऑफ मोशन जो है काफी यूजफुल है एज फार एज मैकेनिक्स सिलेबस, मैकेनिक्स पास पेपर्स आर कंसर्न. मैकेनिक्स के पास पेपर्स के अंदर इसका इस्तेमाल हमने देखा है और बहुत फायदेमंद साबित होता है. कैसे निकला भाई? तो एस इक्वल्स यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में अगर आप सोचो कि वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी में अगर आप यू को सब्जेक्ट बना लो तो यू को सब्जेक्ट बनाने के बाद हो जाएगा वी माइनस ए टी. सही है. यू इक्वल्स वी माइनस ए टी. और फिर जब हम इस u की जगह पे v माइनस ए टी को सब्स्टिट्यूट करेंगे, u की जगह पे v माइनस ए टी को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये v माइनस ए टी t से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वी टी माइनस ए टी स्क्वायर हो जाएगा. तो सोचे वी टी माइनस ए टी स्क्वायर प्लस हाफ ए टी स्क्वायर बन जाएगा. ये माइनस ए टी स्क्वायर प्लस हाफ ए टी स्क्वायर बन जाएगा माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, और वी टी एज इट इज आ जाएगा. तो वी यू की जगह v माइनस ए टी जब सब्स्टिट्यूट किया जाएगा
तो एक नया इक्वेशन ऑफ मोशन हासिल हो जाएगा, विच इज एस इक्वल्स टू वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। तो उसको याद कर लें, जैसे एस इक्वल्स यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, वैसे जब यू की जगह वी आ रहा है तो ये प्लस माइनस में कन्वर्ट हो गया, तो ये बन गया एस इक्वल्स वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इक्वेशन ऑफ मोशन, दो इक्वेशन ऑफ मोशन को साइमल्टेनियस सॉल्व किया 1 और 3 को, तो ये हमारे पास पांचवा इक्वेशन ऑफ मोशन हासिल हो गया जो बगैर इनिशियल वेलोसिटी के है, विच इज वेरी यूजफुल। इसको अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर लीजिए। अच्छा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट वाले सवाल बाज़ औक़ात जो है स्ट्रेट लाइन वाले होते हैं, मतलब हॉरिजॉन्टल मोशन वाले होते हैं कि भाई गाड़ी चल रही है या व्हाट्सोएवर कुछ और दिया हुआ है, और बाज़ औक़ात जो है वो फ्री फॉल मोशन वाले सवाल आते हैं जिसमें वो कहता है पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स, या ऊपर से किसी पार्टिकल को ड्रॉप किया, तो किसी को ऊपर से ड्रॉप किया जाए या फिर ऊपर प्रोजेक्ट किया जाए, वो केसेस होते हैं फ्री फॉल मोशन वाले, जिसमें एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू जी और एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू माइनस जी इस्तेमाल होता है। तो फ्री फॉल मोशन या वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी वाले सवाल यूजुअली वो होते हैं जिसमें पार्टिकल को ऊपर प्रोजेक्ट किया जाता है या ऊपर से किसी पार्टिकल को थ्रो किया जाता है। अब याद रखें, हमेशा कॉन्सेप्ट ये कहता है कि वेन एवर द ऑब्जेक्ट, पहले लाइन पढ़ लेते हैं, अ फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट इज एन ऑब्जेक्ट दैट इज फॉलिंग अंडर द सोल इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, दैट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज द ओनली फोर्स दैट एक्ट्स अपॉन दैट ऑब्जेक्ट। अब सोचे ना, फोर्स ऑफ ग्रेविटी जब उस पर लग रही है विच इज ड्यू टू इट्स वेट, तो जब ऑब्जेक्ट के वेट की वजह से उस पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रही है तो क्या होगा सोचो, एम जी माइनस जीरो, ऑब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट जब ऊपर जा रहा है and the object is moving upwards, तो ऊपर वाली फोर्स, अच्छा ऊपर इनिशियल प्रोजेक्शन की वजह से वो ऊपर जा रहा है, राइट, तो इनिशियल प्रोजेक्शन की वजह से ऊपर जाने की वजह से जो ऊपर वाली फोर्स होगी दैट इज जीरो, एंड जो डाउनवर्ड फोर्स होगी दैट इज गोइंग टू बी द वेट। तो जीरो माइनस एम जी इज इक्वल्स टू एम ए करने की वजह से एम और एम कटेगा तो ए इक्वल्स माइनस जी हो जाएगा। तो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग अपवर्ड्स तो एक्सेलरेशन विल बी माइनस जी, और जब ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा होगा तो नीचे वाला डायरेक्शन पॉजिटिव डायरेक्शन कंसिडर होगा, द डायरेक्शन इन विच द ऑब्जेक्ट इज मूविंग इज कंसिडर्ड द पॉजिटिव डायरेक्शन। मतलब ये अजम्पशन पे हम चलेंगे, पूरा मैकेनिक्स में आपको इसी अजम्पशन पे पढ़ाऊंगा, जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उस डायरेक्शन को पॉजिटिव डायरेक्शन मानना है। तो डायरेक्शन नीचे वाला पॉजिटिव अगर है तो फिर ऊपर की तरफ कोई फोर्स नहीं है, तो एम जी माइनस जीरो इक्वल्स एम ए के मुताबिक एम और एम कटेगा और ए इक्वल्स पॉजिटिव जी हो जाएगा। तो पता चला व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग अपवर्ड्स अगेंस्ट ग्रेविटी, सोचो कॉन्सेप्चुअली जब बॉल को ऊपर फेंकेंगे तो वो खुद ब खुद स्लो डाउन होती है और मैक्सिमम हाइट पे पहुंच के रेस्ट पे आ जाती है और फिर नीचे आना शुरू हो जाती है। ये क्यों होता है? क्योंकि उसकी स्पीड कम होती है, उसकी स्पीड कम होती है मतलब वो डीसेलरेट होती है। तो ऑब्जेक्ट मूविंग अपवर्ड्स, दिस मींस अगेंस्ट ग्रेविटी, जब ऑब्जेक्ट अब ऊपर की तरफ जा रहा है, ऑब्जेक्ट मूविंग अपवर्ड्स है एंड मूव अवे फ्रॉम द ग्राउंड है, तो हम एक्सेलरेशन को माइनस जी के बराबर लेते हैं, मतलब -10 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। और जब ऑब्जेक्ट मूव्स डाउनवर्ड्स, तो ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ मूव कर रहा है, मतलब टुवर्ड्स द ग्राउंड मूव कर रहा है, तो उसकी एक्सेलरेशन होगी एंड दैट विल बी इक्वल टू जी एंड दैट इज 10 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। तो अवे फ्रॉम द ग्राउंड इट विल डीसेलरेट, so a equals -10, and towards the ground it will accelerate, so a equals to 10। जब पास के सवाल हम डील कर रहे होंगे तो ये केस 2 के सवाल भी हम डील करेंगे, जिसके अंदर पार्टिकल्स वाले सवाल हमें नजर आएंगे इंशाल्लाह। सही है जी, तो वो हो जाएगा केस नंबर 2। अच्छा, फिर आ जाते हैं केस नंबर 3 की तरफ। अभी हम केसेस रेफर कर रहे हैं, केसेस वाली बातें डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन आप ये भी याद रखें कि जो एक्सेलरेशन नॉट कांस्टेंट वाला केस है वो तो स्टैंड अलोन चल रहा होता है, बट अगर समझ लें कभी आपको कर्व नजर आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में कर्व नजर आ रहा है, तो ये कर्व वाला केस एक्सेलरेशन नॉट कांस्टेंट वाला हो जाता है। नहीं, बल्कि ये तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का तो वेलोसिटी से ताल्लुक है, छोड़ दें, अभी कंफ्यूजन करने की जरूरत नहीं है, छोड़ दें। बहरहाल तीन किस्म के सवाल तीन कैटेगरीज में क्लासीफाई होते हैं। बाज़ औक़ात आपको एक्सप्रेशंस दिए होते हैं, आपको डिफरेंशियल इंटीग्रेट करना होता है, बाज़ औक़ात आपको इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करना होता है, और बाज़ औक़ात सारा काम स्केचिंग से होता है। सही है, तो ये मैंने आपको इक्वेशन ऑफ मोशन भी बता दी है, पांचवा जो डिराइव हुआ वो भी बता दिया, उसका इस्तेमाल भी होता है, और जो सवाल जिस तरह के आते हैं मैंने आपके सामने थोड़ी सी पिक्चर रखी, सवाल करवाऊंगा तो क्लियर हो जाएगा। जो स्केचिंग वाला केस है उसमें जब स्केच दिया होगा तो स्केच को ही देखकर आपने सारे काम करने होंगे। मतलब बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि स्केच में अगर, जैसे मैं मिसाल देता हूँ,
वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आपका ग्रेडियंट कांस्टेंट है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला ग्रेडियंट है, तब ये जो मोशन है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, इसमें जो है इक्वेशन ऑफ मोशन भी इस्तेमाल किए जा सकता है, बट बगैर इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल किए कॉन्सेप्चुअली ग्राफ के थ्रू भी काम हो सकता है। सही है। भारत, अब मैं वापस आता हूँ, स्केचिंग शुरू से स्टार्ट लेता हूँ। तो ये सिलेबस की एक और पॉइंटर है विच सेज स्केच एंड इंटरप्रेट डिस्प्लेसमेंट टाइम एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स। दो ग्राफ्स हमारे सिलेबस का पार्ट है, एक डिस्प्लेसमेंट टाइम और एक वेलोसिटी टाइम। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ दोनों हमारे सिलेबस का पार्ट है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में दो चीजें तो हमें उसका ग्राफ ही बताता है, एक डिस्प्लेसमेंट और एक टाइम। जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट है वो हमें क्या बताता है, तो वो बताता है वेलोसिटी। द ग्रेडियंट ऑफ अ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स वेलोसिटी। सही है। तो अब अगर कांस्टेंट ग्रेडियंट होगा तो कांस्टेंट वेलोसिटी, इंक्रीजिंग ग्रेडियंट होगा तो इंक्रीजिंग वेलोसिटी, और डिक्रीजिंग ग्रेडियंट होगा तो डिक्रीजिंग वेलोसिटी। अच्छा, ये भी बता दूं, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की जो सलाहियत है वो इस तरह महदूद है कि अगर इंक्रीजिंग वेलोसिटी की बात आएगी ना, तो दिस विल बी इंक्रीजिंग वेलोसिटी विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, और अगर डिक्रीजिंग वेलोसिटी की बात आएगी ना, तो डिक्रीजिंग वेलोसिटी विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अच्छा, इंक्रीजिंग वेलोसिटी विद इंक्रीजिंग पॉजिटिव एक्सेलरेशन, मतलब इंक्रीजिंग वेलोसिटी विद इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ नहीं बता सकता। या डिक्रीजिंग वेलोसिटी विद डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन, ये भी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ नहीं बता सकता। तो इंक्रीजिंग वेलोसिटी दिखाएगा ग्रेडियंट इंक्रीजिंग है, ग्रेडियंट इंक्रीजिंग है, और ग्रेडियंट का मतलब है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी इंक्रीजिंग हुई। ग्रेडियंट डिक्रीजिंग है तो वेलोसिटी डिक्रीजिंग हुई। बट इंक्रीजिंग वेलोसिटी मतलब कांस्टेंट पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगी इंक्रीजिंग वेलोसिटी के केस में, और डिक्रीजिंग वेलोसिटी के केस में कांस्टेंट डीसेलरेशन होगी। अच्छा, अब इसमें यह भी है कि डिस्प्लेसमेंट बढ़ रही है या कम हो रही है, क्योंकि अगर डिस्प्लेसमेंट बढ़ रही है तो ऑब्जेक्ट इज मूविंग अवे फ्रॉम द पॉइंट फ्रॉम वेयर डिस्प्लेसमेंट इज मेजर्ड। जहां से डिस्प्लेसमेंट मेजर हो रही है उस पॉइंट से अगर दूर जा रहा है ऑब्जेक्ट तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगी, और अगर उस पॉइंट के टूवर्ड्स आ रहा है तो डिस्प्लेसमेंट कम होगी। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वर्टिकल एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट ली जाती है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर टाइम लिया जाता है। डिस्प्लेसमेंट यूजुअली हम मीटर्स में ले रहे होते हैं और टाइम हम यूजुअली सेकंड्स में ले रहे होते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट समझ लें आप एस मीटर्स हो गया, और टाइम आप समझ लें इन सेकंड्स हो गया। तो वर्टिकल एक्सिस पर हम डिस्प्लेसमेंट ले रहे होते हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर हम टाइम ले रहे होते हैं। सही है। द ग्रेडियंट ऑफ अ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स वेलोसिटी। ये बात हो गई। अच्छा, वन बाय वन देखते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन का ग्रेडियंट जीरो होता है, तो जीरो ग्रेडियंट मतलब जीरो वेलोसिटी। जब ग्रेडियंट की बात आएगी तो अब हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में अब ग्रेडियंट ग्रेडियंट नहीं कहेंगे, हम वेलोसिटी कहेंगे। तो जीरो ग्रेडियंट मतलब जीरो वेलोसिटी, जीरो वेलोसिटी का मतलब ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, तो जीरो वेलोसिटी ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। तभी आप देख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट का लेवल बरकरार है। अगर ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर्स थी तो अब वो उसी पे मेंटेन्ड है, क्योंकि वो ना बढ़ रही है ना वो कम हो रही है, क्योंकि ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है। फिर हमने देखा कि कांस्टेंट पॉजिटिव ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट सॉरी हाँ, कांस्टेंट पॉजिटिव ग्रेडियंट मतलब कांस्टेंट पॉजिटिव वेलोसिटी। तो आप देख सकते हैं कांस्टेंट भी है और पॉजिटिव वेलोसिटी भी है। अच्छा, वेलोसिटी पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, समझ लें ऑब्जेक्ट इज मूविंग टुवर्ड्स द राइट, राइट पर जा रहा है, अवे फ्रॉम द पॉइंट जा रहा है। अगर पॉइंट ओ से डिस्प्लेसमेंट देखी जा रही है तो ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, राइटवर्ड्स मूव कर रहा है, इसी वजह से डिस्प्लेसमेंट आपको बढ़ती हुई नजर आ रही है, और डायरेक्शन क्योंकि राइटवर्ड्स है तो वेलोसिटी आपकी पॉजिटिव नजर आ रही है, और ग्रेडियंट क्योंकि कांस्टेंट है तो कांस्टेंट वेलोसिटी नजर आ रही है। तो कांस्टेंट पॉजिटिव वेलोसिटी, अब सोचो जब वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब ना बढ़ रही है ना कम हो रही है, इसका मतलब ये वो केस है जिसमें एक्सेलरेशन जीरो है। तो अगर इसको मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ में इस वाले पार्ट को कन्वर्ट करूंगा तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट एक्सेलरेशन दिखाता है, तो जीरो ग्रेडियंट वाली लाइन तो हॉरिजॉन्टल लाइन ही होती है। सही है। तो कांस्टेंट पॉजिटिव वेलोसिटी वाली लाइन आपके सामने मैंने रख दी। फिर आ गया देखें डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में जिसमें कर्व इंक्रीजिंग है, कैसे पता चलता है इंक्रीजिंग ग्रेडियंट है या डिक्रीजिंग ग्रेडियंट है। ऑलवेज रिमेंबर, चाहे ऊपर से नीचे आ रहा हो या नीचे से ऊपर जा रहा हो, अगर कर्व इज बेंडिंग टुवर्ड्स द वर्टिकल, अगर बेंडिंग टुवर्ड्स द वर्टिकल है, देखो ना,
ये जो बेंडिंग होती है ये टुवर्ड्स द हॉरिजॉन्टल है, करते करते हॉरिजॉन्टल की तरफ बढ़ रहा है, देख रही हॉरिजॉन्टल की तरफ बढ़ रहा है। तो बेंडिंग टुवर्ड्स द हॉरिजॉन्टल, बेंडिंग टुवर्ड्स द हॉरिजॉन्टल, तो ग्रेडियंट इज डिक्रीजिंग। और बेंडिंग टुवर्ड्स द वर्टिकल, वर्टिकल की तरफ जा रहा है कर्व, इसका मतलब ग्रेडियंट इज इंक्रीजिंग। अच्छा, आप रिकन्फर्मेशन चाहते हैं तो इस नीचे वाले पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ करें, क्योंकि किसी भी कर्व का ग्रेडियंट निकालने के लिए उसका उस पर टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है। तो टेंजेंट यहाँ भी ड्रॉ करें, टेंजेंट यहाँ भी ड्रॉ ड्रॉ करें, आपको नजर आएगा कि टेंजेंट वाली लाइन इज बिकमिंग मोर स्टीप, ज्यादा स्टीपर लाइन हो रही है, इसका मतलब ग्रेडियंट बढ़ रहा है। तो टेंजेंट बना के चेक करेंगे, उससे भी पता चल जाता है, बट डायरेक्ट कैसे पता चलेगा? कर्व बेंडिंग टुवर्ड्स द वर्टिकल, इसका मतलब इंक्रीजिंग ग्रेडियंट, एंड टुवर्ड्स द हॉरिजॉन्टल मतलब डिक्रीजिंग ग्रेडियंट, चाहे वो डिस्प्लेसमेंट बढ़ रही हो या कम हो रही हो, दोनों केसेस में। जैसे आगे आ रहे हैं, अब मैं ये वाली बात करता हूँ, ये वाला जो कर्व है ऊपर से नीचे आने वाला, अब देखें ये बेंडिंग टुवर्ड्स द वर्टिकल है तो इंक्रीजिंग ग्रेडियंट होगा, टेंजेंट बना के चेक कर लें, आपको यही नजर आएगा। और अगर मिसाल है ये वाला इस तरह का कर्व है, अब ये कर्व बेंडिंग टुवर्ड्स द हॉरिजॉन्टल है, अब यहाँ टेंजेंट बना के देखोगे तो टेंजेंट का ग्रेडियंट कम होता हुआ नजर आएगा। सही है। अच्छा जी, तो केस नंबर 3 जो है वो स्केच एंड इंटरप्रेट डिस्प्लेसमेंट टाइम एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ चल रहा है। इसमें हमने 3 ग्राफ देख लिए हैं। इंक्रीजिंग ग्रेडियंट मतलब इंक्रीजिंग पॉजिटिव वेलोसिटी विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। फिर आगे हम ग्रेडियंट डिक्रीज हो रहा है क्योंकि कर्व बेंडिंग टुवर्ड्स द हॉरिजॉन्टल है, तो ग्रेडियंट डिक्रीजिंग है मतलब वेलोसिटी डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग पॉजिटिव वेलोसिटी। पॉजिटिव क्यों है? तमाम पॉजिटिव वाले केसेस क्यों चल रहे हैं? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट बढ़ रही है। डिस्प्लेसमेंट बढ़ रही है इसका मतलब ऑब्जेक्ट अपने स्टार्टिंग पॉइंट से या उस पॉइंट से जहां से डिस्प्लेसमेंट देखी जा रही है दूर जा रहा है, राइटवर्ड्स जा रहा है, तो वेलोसिटी आपको पॉजिटिव नजर आ रही है। तो पॉजिटिव वेलोसिटी तो है बट डिक्रीजिंग पॉजिटिव वेलोसिटी बिकॉज द ग्रेडियंट इज डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग पॉजिटिव वेलोसिटी है, इसका मतलब वेलोसिटी का कम होना डीसेलरेशन कहलाता है, तो दिस इज डीसेलरेशन, बट द डीसेलरेशन इज आल्सो कांस्टेंट। तो कांस्टेंट नेगेटिव एक्सीलरेशन कह लो या कांस्टेंट डीसेलरेशन कह लो, एक ही बात है, या कांस्टेंट रिटार्डेशन। अच्छा, फिर हम देखते हैं, अब तक हम बात कर रहे थे डिस्प्लेसमेंट बढ़ने वाले केसेस की। डिस्प्लेसमेंट इज इंक्रीजिंग एट अ कांस्टेंट रेट, डिस्प्लेसमेंट इज इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट, डिस्प्लेसमेंट इज इंक्रीजिंग एट अ डिक्रीजिंग रेट। तो कांस्टेंट रेट है तो कांस्टेंट वेलोसिटी, इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट है तो इंक्रीजिंग पॉजिटिव वेलोसिटी, इंक्रीजिंग एट अ डिक्रीजिंग रेट है तो डिक्रीजिंग वेलोसिटी हो गया। अब हम देख रहे हैं डिस्प्लेसमेंट इज डिक्रीजिंग, तो सवाल ये पैदा होता है डिक्रीजिंग कब होता है? तो अगर मिसाल है जहां से डिस्प्लेसमेंट देखी जा रही है वो पॉइंट ओ है, तब ऑब्जेक्ट जब इस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा टुवर्ड्स द पॉइंट ओ, लेफ्टवर्ड जा रहा होगा, तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट कम हो रही होगी लेकिन वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगी। तो ये आपको बताया था जब मैंने लास्ट टाइम काइनेमेटिक्स पढ़ाया था कि यू टर्न लेने पर वेलोसिटी फॉरन नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे ही हम राइट जा रहे थे, राइट जाते जाते यू टर्न लिया, जैसे ही यू टर्न लिया और डायरेक्शन लेफ्टवर्ड्स हुआ, वेलोसिटी इंस्टेंटेनियसली नेगेटिव हो गई, वेलोसिटी फॉरन नेगेटिव में कन्वर्ट हो गई। जबकि डिस्प्लेसमेंट अभी नेगेटिव में नहीं कन्वर्ट हुई बल्कि कम होना शुरू हुई। कम होते होते जब हम ओ पे पहुंचेंगे तो फिर वो जीरो होगी और फिर मजीद लेफ्ट जाएंगे तो नेगेटिव में जाएगी। तो डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी में ये फर्क है कि डिस्प्लेसमेंट यू टर्न लेने पर कम होना शुरू हो जाती है जबकि वेलोसिटी फॉरन नेगेटिव हो जाती है। तो यहाँ पर भी आप देखें जब डिस्प्लेसमेंट कम हो रही है तो हम समझ गए कि अब जो है वो वेलोसिटी नेगेटिव है। अच्छा, एक बात है वेलोसिटी नेगेटिव है या पॉजिटिव है, और एक बात है क्या वेलोसिटी इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। मैग्नीट्यूड के लिहाज से स्पीड, मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कहते हैं स्पीड को, तो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है क्या वो इंक्रीजिंग है या वो डिक्रीजिंग है? वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मतलब उसकी वैल्यू, प्लस माइनस की साइन को इग्नोर करके, अगर वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है यानी कि उसकी स्पीड, अगर ग्रेडियंट बढ़ रहा है तो स्पीड बढ़ रही होगी, अगर ग्रेडियंट कम हो रहा है इसका मतलब स्पीड कम हो रही होगी। तो पहले आपको ये पहचान होनी चाहिए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को देखने की कि क्या ये ग्राफ का ग्रेडियंट बढ़ रहा है या कम हो रहा है। तो पहले ये देखें, तो यहाँ पर आप देखें कि डिस्प्लेसमेंट जो है आपको कर्व नजर आ रहा है, तो कर्व का ग्रेडियंट या तो इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग होगा। तो आप देख सकते हैं द कर्व इज बेंडिंग टुवर्ड्स द हॉरिजॉन्टल, और कर्व अगर टुवर्ड्स द हॉरिजॉन्टल बेंड हो रहा है, जिस केस में अगर आपको कंफर्मेशन भी चाहिए तो आप टेंजेंट बना के देख लें यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो आपको नजर आ रहा है कि जो टेंजेंट है उसका ग्रेडियंट कम हो रहा है, टेंजेंट जो है लेस स्टीप हो रहा है। जब टेंजेंट लेस स्टीप हो रहा है इसका मतलब उसका ग्रेडियंट कम हो रहा है, और जब ग्रेडियंट कम हो रहा है इसका मतलब स्पीड कम हो रही है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कम हो रहा है। तो स्पीड कम हो रही है लेकिन क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कम हो रही है इसका मतलब डायरेक्शन ऑपोजिट है।
तो डिक्रीजिंग स्पीड है बट नेगेटिव डायरेक्शन है, तो अब मैंने यहाँ लिख दिया डिक्रीजिंग वेलोसिटी इन द नेगेटिव डायरेक्शन। मतलब यूं समझ लें कि वेलोसिटी आपकी -5 थी, अब -2 हो गई। तो अगर आप सिर्फ मैग्नीट्यूड वाइज देखा जाए तो 5 से 2 हो रही है। इसका मतलब स्पीड कम हो रही है, तो हम कह रहे हैं वेलोसिटी कम हो रही है या स्पीड कम हो रही है। लेकिन क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में हो रही है तो इसलिए माइनस आपको अपनी जगह नजर आ रहा है। अच्छा, नेगेटिव डायरेक्शन क्यों है? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कम होती हुई नजर आ रही है। डिस्प्लेसमेंट कम होती हुई नजर आ रही है, इसका मतलब यू टर्न लिया जा चुका है, और जैसे ही यू टर्न लिया जाता है वेलोसिटी फौरन नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाती है। देखिए, ये कॉन्सेप्चुअल गुफ्तगू है, इसमें बच्चे घूम जाते हैं बाजों का। तो कॉन्सेप्ट की क्लैरिफिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि हमारा कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो, के ग्राफ को देखकर हमें पता चल जाए कि ग्राफ हमें कहना क्या चाह रहा है। सही है? तो दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि हम ये चीज समझ पाए। अच्छा जनाब, तो हम बात कर रहे थे कि डिस्प्लेसमेंट जो है आपकी क्या हो रही है। डिस्प्लेसमेंट जो है आपकी कम हो रही है, इसका मतलब यूटर्न लिया जा चुका है और वेलोसिटी नेगेटिव में जा चुकी है। बट क्योंकि ये कर्व है, इसका मतलब ग्रेड कर्व का देखना पड़ेगा, बेंडिंग टुवर्ड्स हॉरिजॉन्टल है या टुवर्ड्स वर्टिकल है। तो क्योंकि कर्व बेंडिंग टुवर्ड्स हॉरिजॉन्टल था, इसका मतलब इसका ग्रेडियंट जो है वो कम हो रहा है। और ग्रेडियंट का मतलब होता है वेलोसिटी। वेलोसिटी कम हो रही है या स्पीड कम हो रही है, वेलोसिटी डिक्रीजिंग वेलोसिटी का मतलब, अच्छा देखिए, मैग्नीट्यूड के लिहाज से कहूँ ना -5 से -2 होना, तो मैथमेटिकली तो सोचा जाए, मैंने ऊपर लास्ट टाइम लिखा भी था, मैथमेटिकली तो ऐसा लग रहा है -5 से -2। तो -5 से -2 का मतलब -2 बड़ी वैल्यू है एज कम्पेयर टू -5। तो हम कह रहे हैं ये तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, बट आप माइनस में कंफ्यूज ना हो। आपको याद रखिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए ज्यादा बेहतर ये है कि आप माइनस, क्योंकि ये बड़ी कंफ्यूजन रहती है, तो इसका आसान हल ये कि आप माइनस को इग्नोर करके सोचें कि आपकी स्पीड 5 से 2 हो रही है। अच्छा, माइनस जो का मतलब है सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है। अगर वेलोसिटी -5 से -2 हो रही है, तो इसका मतलब आपकी आपकी स्पीड 5 से 2 हो रही है, इसका मतलब स्पीड डिक्रीजिंग है। तो वेलोसिटी को समझने के लिए कि स्पीड बढ़ रही है कम हो रही है, आप मैग्नीट्यूड को देखें, माइनस को इग्नोर करके देखें। माइनस का मतलब सिर्फ ये है कि ऑब्जेक्ट इज ट्रेवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, दैट इज वाई डिस्प्लेसमेंट इज डिक्रीजिंग। बट अगर माइनस इग्नोर करके सोचा जाए, तो माइनस इग्नोर करके सोचा जाए तो 5 से 2 हो रही है। 5 से 2 हो रही है मतलब स्पीड डिक्रीज हो रही है, मतलब ऑब्जेक्ट डीसेलरेट हो रहा है। ऑब्जेक्ट इज डीसेलरेटिंग। ऑब्जेक्ट इज डीसेलरेटिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अच्छा, ये मैंने बहुत ज्यादा थॉरो कंसिडरेशन लास्ट टाइम की थी मैंने, इफ यू रिमेंबर, कि अगर स्पीड इज डिक्रीजिंग है इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो स्पीड डिक्रीजिंग की वजह से एक्सेलरेशन माइनस हो गई। स्पीड डिक्रीजिंग का मतलब डिसेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन माइनस हो गई। डायरेक्शन ऑपोजिट होने की वजह से एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, तो वो दोबारा माइनस हो गई। तो ये माइनस माइनस प्लस बन गया, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू पॉजिटिव आ रही होगी। ये वो वाला केस है, ये वाला केस है। स्पीड कम हो रही है और डायरेक्शन ऑपोजिट है, लिहाजा एक्सेलरेशन की वैल्यू पॉजिटिव दिखाई देगी। तो आप देख सकते हो यहाँ पर, यहाँ आपको नजर आएगा 5 से 2 हो रही है मतलब स्पीड कम हो रही है, और माइनस है इसका मतलब डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो स्पीड कम होने की वजह से ए माइनस होना चाहिए, और डायरेक्शन ऑपोजिट होने की वजह से भी माइनस होना चाहिए। तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो आप ये देख सकते हो, ये केस आपको नजर आ रहा है। यहाँ अगर आप सोचो कि ये आपकी जो है -5 पे खड़े थे और -2 हो गई, टाइम बढ़ता गया, -5 से -2 पे चली गई, तो ऐसा लग रहा है कि वेलोसिटी बढ़ रही है क्योंकि लाइन ऊपर जा रही है। बट कॉन्सेप्चुअली सोचा जाए तो -5 से -2 का मतलब तो ये है कि मैग्नीट्यूड देखा जाए तो स्पीड 5 से 2 हो रही है, मतलब स्पीड कम हो रही है। तो स्पीड कम हो रही है और वेलोसिटी क्योंकि नेगेटिव है, लिहाजा डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो ऑपोजिट डायरेक्शन में स्पीड का कम होना, ऑपोजिट डायरेक्शन में डिसेलरेट होना पॉजिटिव ग्रेडियंट देगा, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव आएगी। बट ये एक्सेलरेशन पॉजिटिव इसलिए नहीं है कि ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ रही है, बट ये इसलिए पॉजिटिव है क्योंकि स्पीड भी कम हो रही है और डायरेक्शन भी ऑपोजिट है। तो दो माइनस मिलने की वजह से ये प्लस पॉजिटिव बन रहा है। तब अगर कोई इसकी वैल्यू ग्रेडियंट निकालेगा इस लाइन का, तो वो क्या आएगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो ग्रेडियंट निकलेगा। अगर मैंने ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का वेलोसिटी टाइम ग्राफ का वर्जन बना लिया, कोई वीटी ग्राफ अगर बनाएगा, उसका ग्रेडियंट निकालेगा, वो पॉजिटिव ग्रेडियंट आएगा। तो पॉजिटिव ग्रेडियंट का मतलब पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब यहाँ पर क्या है, स्पीड आपकी कम भी हो रही है और डायरेक्शन आपका ऑपोजिट भी है। दोनों चीजें कंबाइन हो गई, दो नेगेटिव कंबाइन हो गए तो प्लस ए बन गया। सही है? तो लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है।
अच्छा, फिर इसी तरह आप ये वाला देखो, ये इस वाले ग्राफ में, इस वाले ग्राफ में क्या फर्क है? इस वाले ग्राफ में कर्व बेंडिंग टुवर्ड्स द हॉरिजॉन्टल है, तो ग्रेडियंट डिक्रीजिंग है, मतलब वेलोसिटी डिक्रीजिंग है। और यहाँ पर अगर आप देखो तो ये कर्व बेंडिंग टुवर्ड्स द वर्टिकल है। अच्छा, जब मैं कह रहा हूँ ना वेलोसिटी डिक्रीजिंग है, इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, राइट? तो वेलोसिटी डिक्रीजिंग का मतलब स्पीड डिक्रीजिंग है बेसिकली। इसी तरह यहाँ कर्व बेंडिंग टुवर्ड्स द वर्टिकल का मतलब ग्रेडियंट इज इंक्रीजिंग। अच्छा, ऑपोजिट डिस्प्लेसमेंट कम हो रही है, मतलब डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो इसलिए वेलोसिटी आपको नेगेटिव में नजर आ रही होगी। लेकिन अभी हम ग्रेडियंट की बात करते हैं, तो इंक्रीज कर्व इज बेंडिंग टुवर्ड्स द वर्टिकल, इसका मतलब इंक्रीजिंग ग्रेडियंट। इंक्रीजिंग ग्रेडियंट का मतलब इंक्रीजिंग स्पीड। यहाँ पर हम टर्मिनोलॉजी स्पीड की बात करते हैं, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। टू अंडरस्टैंड द राइट कॉन्सेप्ट हमें मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी पे बात करनी है। तो इंक्रीज डिक्रीजिंग ग्रेडियंट का मतलब स्पीड डिक्रीजिंग है, स्पीड डिक्रीजिंग है इन द नेगेटिव डायरेक्शन, डायरेक्शन रिवर्स हो चुका है। और यहाँ पर ग्रेडियंट इंक्रीजिंग है, मतलब स्पीड इंक्रीजिंग है इन द नेगेटिव डायरेक्शन, इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो अभी देखें, स्पीड ग्रेडियंट बढ़ रहा है, इसका मतलब स्पीड आपकी इंक्रीजिंग है, स्पीड आपकी इंक्रीजिंग है। और स्पीड आपकी ग्रेडियंट बढ़ रहा है तो स्पीड इंक्रीजिंग है, और क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कम हो रही है तो नेगेटिव डायरेक्शन हुआ। अब सोचो, स्पीड इंक्रीजिंग का मतलब होता है एक्सेलरेशन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन की वैल्यू आनी चाहिए इस सोच से। लेकिन क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कम हो रही है, लिहाजा डायरेक्शन ऑपोजिट हो चुका है, तो डायरेक्शन ऑपोजिट होने की वजह से एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाएगी। तो स्पीड बढ़ने की वजह से एक्सेलरेशन पॉजिटिव, डायरेक्शन ऑपोजिट होने की वजह से एक्सेलरेशन नेगेटिव, प्लस माइनस कंबाइन कर दिया जाए तो माइनस ए बन गया। तो इसलिए ए की वैल्यू नेगेटिव रिपोर्ट होगी। तो ए की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है या नेगेटिव आ रही है, सिर्फ वैल्यू की बेसिस पर जजमेंट नहीं हो सकती, पूरा सिनेरियो कंसिडर करना पड़ेगा एज अ होल। तो यहां पर आप देखो, स्पीड आपकी बढ़ रही है तो ऑब्जेक्ट इज एक्सेलरेटिंग, बट क्योंकि डायरेक्शन ऑपोजिट है, लिहाजा ये वाला प्लस और वो माइनस मिलके माइनस हो गया, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव में रिपोर्ट हो रही होगी, उसकी वैल्यू नेगेटिव में दिखाई दे रही होगी। तो अब यहाँ देख सकते हैं कि अब मैंने ग्राफ भी बनाया कि अगर आप सोचो एक पर्टिकुलर टाइम की वैल्यू पर वेलोसिटी -5 थी और फिर आगे जाके -10 हो गई, तो आपको नजर आ रहा है डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन, और डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन का जो ग्रेड नेगेटिव होता है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ग्रेड एक्सेलरेशन बताता है, एक्सेलरेशन नेगेटिव हो गई, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन हो गई। क्यों नेगेटिव एक्सेलरेशन हो गई? स्पीड तो बढ़ रही थी, भाई स्पीड बढ़ रही थी इसलिए एक्सेलरेशन पॉजिटिव, डायरेक्शन ऑपोजिट इसलिए एक्सेलरेशन माइनस, मिला के एक्सेलरेशन नेगेटिव, नेगेटिव वैल्यू आ गई। तो तभी हमें एक्सेलरेशन ग्रेड नेगेटिव वैल्यू मिल रही है। तो यही बात लिखी हुई है, ग्रेडियंट जो है वो इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीजिंग वेलोसिटी इन द नेगेटिव डायरेक्शन, और जब क्योंकि वेलोसिटी इंक्रीजिंग है इन द नेगेटिव डायरेक्शन, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इंक्रीजिंग है, मतलब स्पीड इंक्रीजिंग है इन द नेगेटिव डायरेक्शन, तो उस केस में ये वाला पॉजिटिव और ये वाला माइनस मिलके माइनस हो गया, तो लिखा हुआ है कांस्टेंट नेगेटिव एक्सेलरेशन, कांस्टेंट डिसेलरेशन कह सकते हैं इसको। जब कांस्टेंट डिसेलरेशन कहने से लग क्या रहा है कि भाई स्पीड कम हो रही है, बट नहीं, क्योंकि एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव है इसलिए ऐसा लग रहा है, जबकि हकीकत ये है कि स्पीड तो बढ़ रही थी बट ऑपोजिट डायरेक्शन में बढ़ रही थी, तो वो डिसेलरेशन। ये मैंने बड़ी तफसील से लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था। अच्छा, ये वाला देखा जाए, ये वाला देखा जाए, ये वाला, तीनों में मामला यही है कि यूटर्न लिया जा चुका है, डायरेक्शन नेगेटिव है, बट यहाँ पर डिक्रीजिंग ग्रेडियंट था तो डिक्रीजिंग स्पीड, यहाँ इंक्रीजिंग ग्रेडियंट था तो इंक्रीजिंग स्पीड, और यहाँ कांस्टेंट ग्रेडियंट है तो कांस्टेंट स्पीड। तो कांस्टेंट वेलोसिटी इन द नेगेटिव डायरेक्शन, कांस्टेंट स्पीड वाला केस है ये। और कांस्टेंट स्पीड का मतलब होता है जीरो एक्सेलरेशन। ये हमने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कवर कर लिया। सही है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में डिस्प्लेसमेंट है वर्टिकल एक्सिस पर, टाइम है हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर, और ग्रेडियंट बता रहा है वेलोसिटी। ये मैंने कॉन्सेप्चुअली जो बातें लास्ट टाइम भी की थी उससे भी लिंक किया थोड़ा, और मैंने ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ तक बात पहुंचा दी। तो मुझे एक्नॉलेज करें कि क्या यहाँ तक बात बिल्कुल समझ आ रही है, क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर है? कोई कंफ्यूजन है तो यहाँ तक बता दें और मुझसे सवाल पूछ लें, वरना फिर आगे बढ़ते हैं इंशाल्लाह।
अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक अल्हम्दुलिल्लाह सबको क्लियर है। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आपको पता है दो एक्सेस हैं, एक एक्सेस पे वेलोसिटी है और एक एक्सेस पर टाइम। तो वर्टिकल एक्सेस पर वेलोसिटी है और हॉरिजॉन्टल एक्सेस पर टाइम है। और ग्रेडियंट ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें एक्सप्रेशन बताता है। तो द ग्रेडियंट ऑफ अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स एक्सेलरेशन एंड द एरिया अंडर अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हमें डिस्प्लेसमेंट और टाइम बताता है, उसका ग्रेडियंट जो है वो हमें अ, अ, एक मिनट, मैं कुछ और सोच रहा था और मेरा ध्यान हट गया। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट हमें वेलोसिटी बताता है और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट हमें एक्सेलरेशन बताता है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर वर्टिकल एक्सिस पर वेलोसिटी इन मीटर्स पर सेकंड, हॉरिजॉन्टल पर टाइम इन सेकंड्स, एंड द ग्रेडियंट ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ represents acceleration and the area under the velocity time graph represents displacement. Displacement time graph में area under the graph का concept नहीं होता। area under the graph का concept हम use कर रहे होते हैं इन वेलोसिटी, स्पीड टाइम ग्राफ में और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, राइट। तो हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हमारे सिलेबस में लिखा हुआ है और वही टेस्ट होता है। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि ये उसी तरह का मामला है कि अगर हमें कर्व बेंडिंग टुवर्ड्स द वर्टिकल नजर आ रहा है तो इंक्रीजिंग ग्रेडियंट, बट अब यहाँ पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ में इंक्रीजिंग ग्रेडियंट नहीं कहेंगे, बल्कि क्योंकि यहाँ ग्रेडियंट एक्सेलरेशन को डिनोट कर रहा है तो हम इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन कहेंगे। तब देख सकते हैं कि पहला जो पार्ट है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक का जो हमें नजर आ रहा है दैट इज इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। ए पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक हमें नजर आ रहा है कर्व बेंडिंग टुवर्ड्स द वर्टिकल। तो कर्व अगर टुवर्ड्स द वर्टिकल बेंड कर रहा है तो उस केस के अंदर हमारा ग्रेडियंट बढ़ रहा है, इसका मतलब एक्सेलरेशन बढ़ रही है, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। अच्छा, अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ पॉजिटिव में नजर आ रहा है, जैसे कि पूरे सारे हिस्से पॉजिटिव में ही नजर आ रहे हैं, इसका मतलब ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन द राइटवर्ड डायरेक्शन, यू टर्न नहीं है, पॉइंट ओ है और ऑब्जेक्ट राइटवर्ड जा रहा है। अगर वेलोसिटी नेगेटिव में जाती है उसका मतलब ये होगा कि अब ऑब्जेक्ट ने यू टर्न लिया है। तो अभी जो ऊपर वाला ग्राफ मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, एग्जांपल ऑफ अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एग्जांपल अ कार जर्नी। तो ये कार जर्नी ऐसी है कि भाई एक डिस्प्लेसमेंट जहां से देखी जा रही है पॉइंट ओ से, वहां से राइट 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 ही मूवमेंट हो रही है। तो राइट राइट मूवमेंट विद इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, विद डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन एंड देन रेस्ट फॉर सम टाइम विद, नहीं सॉरी, देन कांस्टेंट वेलोसिटी विद जीरो एक्सेलरेशन, फिर ब्रेक्स लगे तो डिसेलरेशन बहुत तेजी से हुई, फिर कांस्टेंट डिसेलरेशन, फिर डिक्रीजिंग डिसेलरेशन, बट एवरीथिंग इज इन द राइट वर्ड डायरेक्शन। अगर ओ यहाँ पर है तो राइट वर्ड ऑब्जेक्ट जा रहा है और सारे मामला राइट जाते जाते ही पेश आ रहे हैं, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ नेगेटिव में जाता है तो फिर यू टर्न, वरना यू टर्न नहीं। अच्छा, ग्रेडियंट इंक्रीजिंग तो इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, फिर बी से लेकर सी तक कांस्टेंट ग्रेडियंट तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन, फिर सी से लेकर डी तक डिक्रीजिंग ग्रेडियंट तो डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन, पॉइंट डी से लेकर पॉइंट ई तक कांस्टेंट ग्रेडियंट, जीरो ग्रेडियंट तो जीरो एक्सेलरेशन। जीरो एक्सेलरेशन मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी, आप देखें वेलोसिटी मेंटेन्ड है। अच्छा, वेलोसिटी क्योंकि मेंटेन्ड है, कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो आप देखें एरिया अंडर द ग्राफ बढ़ रहा है। एरिया अंडर द ग्राफ बढ़ रहा है, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट बढ़ रही है। अच्छा देखिए, यहाँ से भी कॉन्सेप्ट आ सकता है कि अगर ए से लेकर बी तक वाला जो कर्व है, जो केस 3 हम स्केचिंग का कर रहे हैं, ये कर्व है, अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूँ, वेलोसिटी को इंटीग्रेट करता हूँ, तो मुझे क्या मिलती है, डिस्प्लेसमेंट मिलती है। तब सोचें आप, हमने P1 P3 में पढ़ा है कि एरिया अंडर द ग्राफ निकालना है, तो एरिया अंडर द ग्राफ अगर हम यहाँ से निकालना चाहते हैं एरिया अंडर द ग्राफ, तो एरिया अंडर द कर्व कैसे निकलता है, कर्व का इक्वेशन होना चाहिए। तो कर्व का इक्वेशन मतलब v का इक्वेशन चाहिए, और v के इक्वेशन को जब हम इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, विद लिमिट्स मिसाल है 0 से लेकर 5 तक, तो हमें जो है वो डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगी। समझने के वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जब कर्व है तो, तो उसके लिए एक्सप्रेशन, कोई कर्व का कोई इक्वेशन होगा, तो वो केस 1 से लिंक हो गया, एक्सेशन नॉट कांस्टेंट वाला केस, ये भी एक्सेशन नॉट कांस्टेंट, ये भी एक्सेशन नॉट कांस्टेंट, और जो कांस्टेंट एक्सेशन वाला केस है वो बी से लेकर सी तक, जिसमें इक्वेशन ऑफ मोशन लग सकता है। तो जहां जहां कांस्टेंट एक्सेलरेशन या डिसेलरेशन है ना, उन हिस्सों में इक्वेशन ऑफ मोशन लग सकता है, मतलब केस 2 लिंक हो सकता है। मैं फिर रिपीट करता हूँ, केस 1 में मैंने डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन सिखाई है, केस 2 में मैंने कांस्टेंट एक्सेलरेशन सिखाया, इक्वेशन ऑफ मोशन, और केस 3 में स्केचेस। अब केस 3 का लिंक मैं बता रहा हूँ केस 1 और केस 2 के साथ। तो जहाँ कांस्टेंट एक्सेलरेशन है वहां केस 3 को हम केस 2 से लिंक कर सकते हैं, जहाँ इक्वेशन ऑफ मोशन है। और जहाँ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन नजर आ रहा है
वहां पर हम केस 3 को यानी कि स्केचेस वाले से केस को हम केस 1 से लिंक कर सकते हैं, जिसमें डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन हमें करनी होती है, तो ये इंटीग्रेशन वाली बात आ जाती है। सही है भारत, लिंक ना भी करें तो काम हमें समझ आ रहा होता है, लेकिन फिर भी मैं एक लिंक बता रहा हूँ आपको। कभी ऐसा हो ना कि आपको एरिया इन द ग्राफ निकालना हो, डिस्प्लेसमेंट निकालनी हो, और आपको कर्व बना हुआ हो, तो आप कर्व भी हो लाइंस भी हो, तो आप कर सकते हैं इस्तेमाल कि एरिया इन द ग्राफ निकालने सिंपल, ऐसे सवाल मौजूद है पास पेपर्स के अंदर। अच्छा भारत, इंक्रीजिंग ग्रेडियंट इंक्रीजिंग कर्व बेंडिंग टुवर्ड्स वर्टिकल, तो इंक्रीजिंग ग्रेडियंट इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, कांस्टेंट ग्रेडियंट कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कर्व बेंडिंग टुवर्ड्स हॉरिजॉन्टल तो डिक्रीजिंग ग्रेडियंट डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन, जीरो ग्रेडियंट तो जीरो एक्सेलरेशन मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट बढ़ रही है। फिर उसके बाद क्या हुआ भाई, ऑब्जेक्ट ने यूटर्न थोड़ी ना लिया है, वेलोसिटी कम हो रही है, मतलब ब्रेक्स अप्लाई हुए, ब्रेक्स अप्लाई हुए, इतनी तेजी से ब्रेक लगा कि अब स्पीड बहुत तेजी से कम हुई। अब ये देखिए कर्व बेंडिंग टुवर्ड्स वर्टिकल है, अगर आप देख रहे हैं तो दिस इज कर्व बेंडिंग टुवर्ड्स वर्टिकल, वर्टिकल की तरफ बेंडिंग है, इसका मतलब ग्रेडियंट इंक्रीजिंग है। कंफ्यूजन हो रही हो तो आप टेंजेंट बना के देख लीजिए, टेंजेंट आपको बताएगा कि लेस स्टीप हो रहा है, ओ सॉरी मोर स्टीप हो रहा है, मोर स्टीप हो रहा है। यहाँ टेंजेंट बनाए, यहाँ बनाए, मोर स्टीपर लाइन है, इसका मतलब इंक्रीजिंग ग्रेडियंट है। तो इंक्रीजिंग ग्रेडियंट है, इसका मतलब इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग ग्रेडियंट है, और ग्रेडियंट बताते हैं एक्सेलरेशन। तो इंक्रीजिंग ग्रेडियंट है और यू टर्न नहीं लिया गया, सही है, इसी राइट पर डायरेक्शन में जा रहे हैं, और वेलोसिटी कम हो रही है, तो वेलोसिटी कम हो रही है तो अब इंक्रीजिंग ग्रेडियंट का मतलब इंक्रीजिंग डिसेलरेशन हो जाएगी, इंक्रीजिंग नेगेटिव एक्सेलरेशन, ग्रेडियंट नेगेटिव हो रहा है ना, तो ग्रेडियंट इंक्रीजिंग है बट वो ग्रेडियंट नेगेटिव है, और नेगेटिव एक्सेलरेशन को कहते हैं डिसेलरेशन। तो इंक्रीजिंग ग्रेडियंट जब वेलोसिटी कम होते हुए ग्रेडियंट इंक्रीज हो रहा है तो हम कहेंगे इंक्रीजिंग डिसेलरेशन, वेलोसिटी कम हो रही है विद कांस्टेंट ग्रेडियंट तो कांस्टेंट डिसेलरेशन, और वेलोसिटी कम हो रही है विद डिक्रीजिंग ग्रेडियंट, देखिए कर्व बेंडिंग टुवर्ड्स हॉरिजॉन्टल है, तो डिक्रीजिंग ग्रेडियंट है, इसका मतलब डिक्रीजिंग डिसेलरेशन। सही है, मेरे ख्याल से लॉजिकल है बहुत ज्यादा। अच्छा अभी आप देख सकते हैं, अभी मैंने आपको ये दो हिस्से आपको ऊपर दिखाए थे, ये वाला आपको मैंने हिस्सा यहाँ दिखाया था, ये वाला, और जो लास्ट वाला आपको नजर आ रहा है ये आपको ये नजर आएगा ये, तो यहाँ मैंने इसको थोड़ा अल्फाजों में बयान होने के लिए भी यहाँ बना दिया। तो देखिए ये आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ नजर आ रहा है, अभी वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आप देख सकते हैं कि आपका जो ग्रेडियंट है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का वो पॉजिटिव है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट क्या बता रहा होता है, एक्सेलेरेशन बता रहा होता है, तो इसका मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट एक्सेलेरेशन बता रहा है, इसका मतलब अच्छा, और वेलोसिटी पॉजिटिव है, वेलोसिटी पॉजिटिव का मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से राइट की तरफ मूव कर रहा है, सही है, तो ऑब्जेक्ट राइट की तरफ मूव कर रहा है तो वेलोसिटी पॉजिटिव है। अच्छा वेलोसिटी पॉजिटिव है और ग्रेडियंट कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी पॉजिटिव मतलब इंक्रीजिंग स्पीड है, वेलोसिटी पॉजिटिव है इंक्रीजिंग है और स्पीडिंग अप है, वेलोसिटी पॉजिटिव भी है इंक्रीज भी हो रही है, इसका मतलब स्पीडिंग अप, स्पीड बढ़ रही है, और क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन है राइटवर्ड जा रहा है तो एक्सीलरेशन जो है वो भी कांस्टेंट पॉजिटिव है। वेलोसिटी क्योंकि इंक्रीजिंग है कांस्टेंट रेट पर, ग्रेडियंट कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगी, इसमें कोई सेकंड थॉट नहीं है, बट वेलोसिटी बढ़ भी रही है और पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ रही है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो जाएगी। सबसे पहली बात स्पीड बढ़ रही है, बल्कि मैं ये जो ऊपर केस था ना उसी को मैं लिख देता हूँ ना, स्पीड बढ़ रही है और डायरेक्शन पॉजिटिव है, स्पीड बढ़ रही है डायरेक्शन पॉजिटिव है। देखिए ये वाला केस हो गया, ये वाला, ये उठाया इसको कॉपी किया, इसको नीचे पेस्ट कर दिया, ये वाला केस जो मैंने आपको लिखवाया था। इसी तरह अब ये वाला केस क्या है ये देखें, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि वेलोसिटी पॉजिटिव है लेकिन डिक्रीजिंग है, वेलोसिटी डिक्रीजिंग है मतलब स्पीड डिक्रीजिंग है, स्लोइंग डाउन, स्लोइंग डाउन की वजह से एक्सेलरेशन नेगेटिव हो गई, और डायरेक्शन पॉजिटिव है तो उसकी वजह से डायरेक्शन की वजह से पॉजिटिव रही, तो प्लस माइनस माइनस, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट नेगेटिव हो गई। तो ये इस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो स्पीड इज डिक्रीजिंग एंड डायरेक्शन इज राइटवर्ड्स, तो ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव बन गया नेगेटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव है, कहाँ गया भाई, ये वाला केस, दिस केस, ये उठाया कॉपी किया नीचे ले गया।
सही है। अच्छा अब आप आ जाते हैं इस वाले पे, तीसरे वाले पे। वेलोसिटी इज नेगेटिव एंड डिक्रीजिंग एंड स्लोइंग डाउन। वेलोसिटी इज नेगेटिव डिक्रीजिंग स्लोइंग डाउन। अभी आप देख सकते हो नेगेटिव चली गई वेलोसिटी, मतलब डायरेक्शन ऑपोजिट हो गया। अब ऑब्जेक्ट जो है वो ओ की तरफ आ रहा है। कॉन्सेप्ट हमने कई दफा डिस्कस किया, बट ये समझने रिपीट ही हो रहा है, लेकिन और मजीद री हो रही है ताकि कॉन्सेप्ट चमक जाए ना बिल्कुल। तो ओ की तरफ मूवमेंट हो रही है, ओ की तरफ मूवमेंट हो रही है, इसका मतलब डायरेक्शन ऑपोजिट हो चुका है, वेलोसिटी नेगेटिव हो गई। सब वेलोसिटी नेगेटिव है, बट आप देख सकते हैं कि नेगेटिव वेलोसिटी तो है, लेकिन मैग्नीट्यूड के लिहाज से वैल्यू कम हो रही है, जीरो की तरफ जा रहा है ना, तो स्पीड कम हो रही होगी। तो वेलोसिटी नेगेटिव है बट डिक्रीजिंग वेलोसिटी है, मतलब स्लोइंग डाउन है ऑब्जेक्ट, स्पीड डिक्रीजिंग है। तो सोचें आप, स्पीड जो है वो डिक्रीजिंग है और डायरेक्शन जो है वो नेगेटिव है। स्पीड डिक्रीजिंग, डायरेक्शन नेगेटिव। स्पीड डिक्रीजिंग, डायरेक्शन नेगेटिव, ये वाला केस। दिस केस। ये आ गया कि स्पीड आपकी जो है वो कम हो रही है, स्लोइंग डाउन है, और क्योंकि डायरेक्शन वेलोसिटी नेगेटिव नजर आ रही है तो डायरेक्शन आपका ऑपोजिट है, तो ये नेगेटिव एक्सेस प्लस है, आप देखेंगे ग्रेड ग्रेड इसका पॉजिटिव नजर आएगा। अच्छा और ये वाला केस, और ये हमने ऊपर देख भी लिए थे डिस्प्लेसमेंट एंगल आपके साथ, ये दोनों। और फिर अब जो एक केस बचा है वो ये कि स्पीड आपकी बढ़ रही है और डायरेक्शन नेगेटिव, ये वाला केस। स्पीड बढ़ रही है, डायरेक्शन नेगेटिव है। लास्ट चीज बची है, ये वहां पे कर लेते हैं। सही है, तो यहां से अगर हम देखें कि स्पीड इज इंक्रीजिंग, वेलोसिटी नेगेटिव है, नेगेटिव छोड़ें तो स्पीड बढ़ रही है। वेलोसिटी इज नेगेटिव बट इट्स इंक्रीजिंग, स्पीडिंग अप, स्पीड बढ़ रही है, स्पीड अप बढ़ रही है। और क्योंकि डायरेक्शन ऑपोजिट है, लेफ्ट की तरफ है, लिहाजा वेलोसिटी नेगेटिव नजर आ रही है। तो डायरेक्शन नेगेटिव है और स्पीड आपकी इंक्रीजिंग है, तो स्पीड इंक्रीजिंग की वजह से एक्सेलरेशन पॉजिटिव हुई, एक्सेलरेशन दिख रही होगी। माइनस की वजह से माइनस हो रही होगी, तो प्लस माइनस बन गया माइनस, तो एक्सेलरेशन माइनस है, लिहाजा इसका ग्रेड नेगेटिव है। दैट इज वाई एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट नेगेटिव। मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट चारों तरफ से लिंक हो गया है। मुझे बताएं ये वाली बात भी क्लियर हो गई, एक्सप्लेनेशन यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक एक्नॉलेजमेंट नहीं, इज इट क्लियर और नॉट? चलिए इसके तो हमारी कैलमेटिक्स की एक्सप्लेनेशन मुकम्मल हो गई। हम एक सवाल भी देख लेते हैं पास पेपर का, ताकि हमें थोड़ा पता चल जाए कैसे सवाल आते हैं। All right, so moving towards the topical past papers. Question number one. A particle P starts from rest at the point A at time t equals to 0. A particle P starts from rest at the point A at time t equals to 0, where t is in seconds, and moves in a straight line with constant acceleration a meter per second square for 10 seconds. अच्छा, हर वर्ड बहुत गौर से पढ़ा करें, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन सवाल में मौजूद होती है, हमें नजर नहीं आ रही होती और फिर हम फंस जाते हैं। तो पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट का मतलब फौरन आपको समझ आना चाहिए कि टाइम जीरो पे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जीरो थी, एंड स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एट द पॉइंट ए एट टाइम टी इक्वल्स टू जीरो। तो टी जीरो पे रेस्ट है, मतलब वेलोसिटी जीरो है, और पॉइंट ए से स्टार्ट हो रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट पॉइंट ए पे मौजूद है। और अगर डिस्प्लेसमेंट भी पॉइंट ए से ही देखी जा रही है, जो कि यूजुअली ऐसा ही होता है, तो फिर उसकी, क्योंकि और कोई पॉइंट रेफरेंस पॉइंट है नहीं, जब कोई और पॉइंट नहीं है तो जिस पॉइंट से स्टार्ट हुआ है वही पॉइंट डिस्प्लेसमेंट वाला पॉइंट हो गया, जहां से डिस्प्लेसमेंट मेजर होगी। जब ऑब्जेक्ट पॉइंट ए पर ही मौजूद है तो टाइम जीरो पे ना सिर्फ वेलोसिटी जीरो है रेस्ट पे होने की वजह से, बल्कि डिस्प्लेसमेंट भी जीरो होगी। ये मैं इसलिए बताता हूँ कि अगर आपको कोई इक्वेशन दिया हुआ है, एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इंटीग्रेट करोगे तो प्लस सी निकालने के लिए ना आपको इस तरह के फैक्ट्स चाहिए होते हैं। तो इस वक्त इन्फॉर्मेशन के मुताबिक टी जीरो पे वी भी जीरो है, एस भी जीरो है, एंड वी आर गोइंग टू यूज दीज फैक्ट्स समवेयर और द अदर। व्हाट इज टी, वेयर टी इज इन सेकंड्स। मैंने कहा था इन काइनेमेटिक्स टाइम इज ऑलवेज डिफाइंड, काइनेमेटिक्स में टाइम हमेशा डिफाइंड होता है। So where t is in seconds and moves in a straight line with constant acceleration.
फॉर 10 सेकेंड। इसका मतलब पता चला पहले 10 सेकेंड में, पहले 10 सेकेंड में जब टाइम 10 हो चुका था, टाइम 0, टाइम 10, पहले 10 सेकेंड के अंदर आपकी जो एक्सलेशन है वो कांस्टेंट है, एक्सलेशन इज कांस्टेंट। फिर 10 से लेकर 20 तक अगर देखा जाए, T10 से T20 तक देखा जाए, तो फिर आपकी जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट नहीं रहेगी, क्योंकि उसने लिखा भी है 10 से 20 तक P continues to move along the line with velocity v meter per second, where v equals 800 upon t square minus 2। अब जब वेलोसिटी का एक्सप्रेशन दे दिया, इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो एक्सप्रेशन आएगी, इंटीग्रेट करूंगा तो डिस्प्लेसमेंट आएगी, और जब डिफरेंशिएट करके ए का एक्सप्रेशन आएगा तो यकीनन इन टर्म्स ऑफ टी आएगा, तो मतलब टी टाइम बदलने पे एक्सप्रेशन भी बदलेगी, मतलब ये एक्सप्रेशन नॉट कांस्टेंट वाला केस हो गया। तो पहले 10 सेकंड में कांस्टेंट एक्सेलरेशन थी, और अगले 10 सेकंड में एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं थी, मतलब एक्सप्रेशन दिया हुआ था। अब पार्ट नंबर 1 में कह रहा है द स्पीड ऑफ पी व्हेन टी इज 10। अब ये वाला सवाल एक मैं करवा रहा हूँ अपनी सुपरविजन में, खुद पूरा करवा लेता हूँ। देखें, याद रखें, मैकेनिक्स में वर्किंग आपको पता है इतनी ज्यादा नहीं होती, कहीं करनी भी पड़ रही होती है, बट यूजुअली वर्किंग कम और कॉन्सेप्ट ज्यादा लगता है। तो यहाँ भी कुछ इसी तरह का मामला है, वर्किंग कुछ ज्यादा नहीं होगी। स्पीड ऑफ पी व्हेन टी इज 10 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, 2 नंबर की रिक्वायरमेंट है। वो तो बहुत आसान है, स्पीड ऑफ पी निकालनी है। अच्छा, स्पीड मांगिए ना, याद रखें स्पीड का मतलब है कि अगर आपकी वेलोसिटी टाइम की इस वैल्यू पे नेगेटिव भी आ जाएगी ना, तो आप नेगेटिव वैल्यू रिपोर्ट नहीं करोगे, आप पॉजिटिव वैल्यू रिपोर्ट करोगे। तो कॉन्सेप्चुअली पहले हम समझ लेते हैं कि करना क्या है। उसका सोल्यूशन जो है ना यहाँ पर आपके सामने मौजूद है, वन बाय वन दिखाता भी जाता हूँ सोल्यूशन। टी जीरो पे वी जीरो है, और क्योंकि पॉइंट ए से स्टार्ट हो रहा है, और अगर पॉइंट ए से ही डिस्प्लेसमेंट मेजर हो रही है तो एस भी जीरो हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अच्छा, स्पीड ऑफ पी वन टी इज 10, तो T10 को आप कहाँ डालोगे, वेलोसिटी की इक्वेशन में डालोगे, 800 अपॉन 10 स्क्वायर विच इज 8 माइनस 2, 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, तो ए निकालने के लिए आपको यकीनन डिफरेंशिएट करना होगा। डिफरेंशिएशन के लिए आप टी स्क्वायर को ऊपर ले जाओगे, तो टी पावर -2 हो जाएगा, यहाँ से -2 हट जाएगा। ये अब आप देख सकते हैं। अरे सॉरी, माय बैड, मैं क्या कर रहा हूँ, ये तो 10 से 20 तक है, आपको तो पहले 10 सेकंड में चाहिए। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए की वैल्यू चाहिए, सही है। तो स्पीड ऑफ पी व्हेन टाइम इज 10 एंड द वैल्यू ऑफ ए, तो ए क्योंकि कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, लिहाजा 10 सेकंड्स के लिए आपको इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करना पड़ेगा। तो v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी यूज होगा, क्योंकि आपके पास इनिशियल मौजूद है विच इज 0, टाइम मौजूद है 10 सेकंड्स, फाइनल वेलोसिटी आपको पता चल चुकी है 6, तो आप आराम से निकाल सकते हो। सबसे पहले आपने 800 अपॉन 10 स्क्वायर माइनस 2 से 6 निकाला। अब आपके पास अगर एक्सप्रेशन निकालनी है तो आपको डायरेक्ट पता है कि फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाय टाइम निकला बेसिकली v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी से, या यूं सोच लें कि वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी इसी कॉन्सेप्ट से बना। तब यहाँ से आपके पास इनिशियल 0 है, फाइनल 10, फाइनल वेलोसिटी 6 है, और टाइम 10 है, उसको इस्तेमाल किया हमने। या हमने ए इक्वल्स वी माइनस यू अपॉन टी, जो इक्वेशन ऑफ मोशन का रीअरेंज वर्जन है, वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी का रीअरेंज वर्जन है, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाय टाइम। फाइनल वेलोसिटी इज 6, इनिशियल इज 0 एंड टाइम इज 10। 6 माइनस 0 अपॉन 10 से 0.6 आ गया। यूनिट ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ था मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मैंने नहीं लिखा, एक की वैल्यू आ गई। फिर पार्ट नंबर 2 के लिए वो मुझे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ टी फॉर विच द एक्सेलरेशन ऑफ पी इज नेगेटिव ए, वैल्यू ऑफ टी फॉर विच द एक्सेलरेशन ऑफ पी इज माइनस ए। तो वैल्यू ऑफ टी निकालनी है फॉर विच द एक्सेलरेशन इज नेगेटिव ए। क्या मतलब इसका, इसका मतलब है कि जब एक्सेलरेशन माइनस ए हो चुकी है तो टी की वैल्यू बताओ। इसका मतलब एक्सेलरेशन माइनस ए तो पहले 10 सेकंड में हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो तो कांस्टेंट थी, ए पे मेंटेन थी। इसका मतलब माइनस ए हुई होगी 10 से 20 के दरमियान। तो अब मुझे इसको डिफरेंशिएट करके ए का एक्सप्रेशन निकालना होगा, और ए के एक्सप्रेशन को माइनस ए से इक्वेट करूंगा। तो ए की वैल्यू आ चुकी थी 0.6, ए का जो भी एक्सप्रेशन आया होगा उसको -0.6 से इक्वेट करके टी की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं कि वैल्यू ऑफ टी फॉर विच द एक्सेलरेशन ऑफ पी इज माइनस से अगर है, तो आपने पहले एक्सप्रेशन का एक्सप्रेशन निकालना है। तो मैंने डिफरेंशिएट किया होगा, देखें कैसे डिफरेंशिएट हुआ ये भी देख लें। -2 तो डिफरेंशिएट होकर खत्म हो जाएगा, लेकिन टी जो है टी पावर -2 जब बनेगा तो -1600, टी पावर -3, टी पावर -3 नीचे आ जाएगा तो -1600 अपॉन टी क्यूब, और -2 गायब हो जाएगा। तो एक एक्सप्रेशन आ गया।
and now acceleration is equals to minus a, and the value of a was 0.6, तो minus a means minus 0.6, तो इसको minus 0.6 से इक्वेट किया, t की वैल्यू आ गई। कैसे आई? माइनस 1600 डिवाइड बाई माइनस 0.6, और टी क्यूब से टी निकालने के लिए क्यूब रूट लगाएंगे, क्यूब रूट ऑफ 1600 अपॉन 0.6 13.867 आया, राउंड ऑफ करके 13.9 बन गया, 3SF। कहीं आगे इस्तेमाल होगा तो 13.867 इस्तेमाल करेंगे। तो फिर वो मुझे कह रहा है द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पी फ्रॉम ए व्हेन टी इज 20, कह रहा है जब टी की वैल्यू 20 थी, जब टाइम 20 था, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पी फ्रॉम ए बताओ। अच्छा, अब मैंने कहा था ना, अगर यू टर्न होता है तो फिर आपको जो है डिस्टेंस निकालनी अगर हो, तो उस केस के अंदर आपको जो है वो अलग अलग डिस्टेंस निकालनी पड़ती हैं। कुछ बच्चे लिमिट्स लगाना चाह रहे होते हैं, तो लिमिट्स लगा कहाँ लग सकती हैं, कहाँ नहीं लग सकती हैं, ये भी एक सवाल होता है। तो लिमिट्स कहीं लगती भी हैं, कहीं नहीं भी लगती, लेकिन मैं ये प्रेफर करता हूँ कॉन्सेप्चुअली अपना स्ट्रांग रखो अपने आप को, कि जब आपसे डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन पूछा जाए, उसमें प्लस सी निकालना हो तो आप निकाल सको। तो मैं हमेशा इसी अप्रोच को प्रेफर करता हूँ। तो वो अप्रोच क्या हो सकती है कि आप डिस्प्लेसमेंट ऑफ पी फ्रॉम ए निकालना चाहते हैं व्हेन टाइम इज 20, तो पहले आप डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन निकालो। तो डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन जब निकालोगे तो याद रखो कि जो डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन होगा ना, वो 10 से 20 के लिए वैलिड होगा। अच्छा, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन, क्योंकि वेलोसिटी का एक्सप्रेशन 10 से 20 के लिए वैलिड है, तो एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन भी 10 से 20 तक वैलिड होगा, और इस डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन भी 10 से 20 तक ही वैलिड होगा। इसका मतलब इन तीनों का जो इनिशियल है वो टाइम 10 होगा। नॉर्मली इनिशियल की जब हम बात करते हैं ना, मैंने आपको नोट्स में भी लिखवाया था, इनिशियल मांगा जाए, इनिशियल मांगा जाए। इनिशियल का मतलब होता है टाइम 0 पे, बट जब एक्सप्रेशन ही 10 से 20 तक वैलिड है, तो इनिशियल का मतलब होगा T10। तो इसका मतलब जब मैं डिस्प्लेसमेंट में v को इंटीग्रेट करके s निकालूंगा और प्लस सी आएगा, तो प्लस सी निकालने के लिए जो इनिशियल फैक्ट मैं यूज करूंगा वो T10 वाला यूज करूंगा, T0 पे S0 वाला फैक्ट यूज नहीं करूंगा, बल्कि T10 पे डिस्प्लेसमेंट क्या थी वो फैक्ट यूज करूंगा। तो क्या मैं जानता हूं T10 पे डिस्प्लेसमेंट क्या है? नहीं जानता। टाइम 10 पे डिस्प्लेसमेंट क्या थी मुझे नहीं पता। तो क्यों जरूरत है मुझे? भाई डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन निकालना चाहते हो तो प्लस सी निकालना होगा, और प्लस सी निकालने के लिए मुझे टाइम 10 पे डिस्प्लेसमेंट पता होनी चाहिए, और पहले 10 सेकंड में तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला मोशन था, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू इक्वेशन ऑफ मोशन से निकलेगी। ऐसे लिंक करना होता है। अब मैं ये जो बात आपको कही है मैं आपको बताता हूँ, देखिए। पहले आपने वी के एक्सप्रेशन को देखा, ऊपर ले गए, आपने इंटीग्रेट किया, 800 टी पावर -1 अपॉन -1 -2t प्लस सी, इंटीग्रेशन हो गई। अब प्लस सी निकालने के लिए आपने कहा इनिशियल फैक्ट चाहिए। आपने इनिशियल डाटा, आपने कहा इनिशियल, ये तो टाइम 10 से 20 तक डिफाइंड है, तो इनिशियल मतलब T10, तो T10 पे आपको चाहिए एस की वैल्यू, सॉरी T10 पे आपको चाहिए एस की वैल्यू, तो प्लस सी आएगा। अब कैसे निकालूं? तो फौरन देखा कि पहले 10 सेकंड में कांस्टेंट एक्सेलरेशन हुई थी, मतलब इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगा, तो मैं फौरन पहले 10 सेकंड में इक्वेशन ऑफ मोशन पे आया। मैंने कहा एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, इनिशियल वाज 0, ये 0 हो गया। ए वाज 0.6, हमने खुद निकाली थी ऊपर, और टी जो है 10 है, तो 10 स्क्वायर, एस 30 आ गया। अब पता चला टाइम 10 पे डिस्प्लेसमेंट 30 थी। जब से ये इक्वेशन ऑफ मोशन, जब से ये इक्वेशन जो है अभी हमारा इंटीग्रेट होके आया है, जब से ये वैलिड है, 10 से 20 तक वैलिड है, तो 10 इनिशियल है इसका, तो इनिशियल पे डिस्प्लेसमेंट पता चल गई है। टाइम 10 था तो डिस्प्लेसमेंट 30 कवर हो चुकी थी। T10 S30 जब डाला इस एक्सप्रेशन में, तो सी आ गया। सी को वापस रख दें, -800 अपॉन टी -2t प्लस 130। और फिर यहां से जब एक्सप्रेशन आ चुका है, तो अब मुझे पूछ रहा है जब टी की वैल्यू 20 है तो डिस्प्लेसमेंट बताओ। तो डिस्प्लेसमेंट का तो एक्सप्रेशन है ही ऐसा, जो टी की किसी भी वैल्यू पे मुझे डिस्प्लेसमेंट बता सकता है, बट दिस एक्सप्रेशन इज ओनली वैलिड फ्रॉम 10 टिल 20। तो 10 से 20 तक कोई भी वैल्यू बताओगे ना तो मुझे बता देगा। तो वो कह रहा है जब टाइम की वैल्यू 20 थी तब बताओ। अब जब इस पूरे एक्सप्रेशन में टाइम की वैल्यू 20 जैसी डाली, -800 अपॉन 20 -2 टाइम्स 20 प्लस 130 एंड द डिस्प्लेसमेंट इज 50। इसका मतलब उस वक्त तक डिस्प्लेसमेंट 50 हो चुकी है। अच्छा, कई लिमिट्स वाला तरीका भी कुछ लोग यूज करते हैं, वो 10 से 20 तक वेलोसिटी को इंटीग्रेट करते हैं, 10 से लेकर 20 तक, और खाली 10 से 20 तक जितनी डिस्टेंस कवर हुई है वो निकाल लेते हैं, और फिर इनिशियल 30 में उसको ऐड कर लेते हैं, तो 30 यहाँ से आएगी, 20 यहाँ से आएगी, 30 प्लस 20 हो जाएगी। तो लिमिट्स वाला तरीका अक्सर कंफ्यूजिंग इसलिए होता है कि उसमें बच्चे बहुत गड़बड़ करते हैं, तो इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ कॉन्सेप्चुअली बात। तो कॉन्सेप्चुअल बात ये है कि डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन पहले निकाल लिया जाए प्लस सी के साथ, कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर, और उसके बाद जैसे टाइम की कोई वैल्यू डालेंगे तो उस वक्त डिस्प्लेसमेंट पता चल जाएगी। तो ये ज्यादा बेहतर है, क्योंकि कुछ सवालात में आपको डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन मांगा भी जाता है, तो जिनकी आदत लिमिट्स की होती है ना, वो प्लस सी निकालने से हमेशा घबराते ही रहते हैं। तो वी हैव टू फेस द क्वेश्चन
एंड वी हैव टू इंश्योर दैट वी लर्न हाउ टू फाइंड प्लस सी। ये असल बात होती है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 पूरा मुकम्मल हो गया, जिसमें तीनों पार्ट्स मुकम्मल कर लिया। क्योंकि 6 मार्क्स थे, क्यों भाई, इक्वेशन ऑफ मोशन भी लगाना था, इंटीग्रेशन भी करनी थी, सी भी निकालना था, और फिर डिस्प्लेसमेंट भी निकालनी थी, तो मार्क्स उसी तरह एलोकेटेड डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 मुकम्मल हो गया। जिसके बाद आप मजीद सवाल करने की पोजीशन में है, मजीद सवाल इंशाल्लाह कीजिएगा, और कहीं कोई मसले मसाइल आए तो मुझे बताइएगा, तो फिर नेक्स्ट क्लास में हम सवाल करते हैं। काइनेमेटिक्स के 155 शायद क्वेश्चन है, या 156 है, पता नहीं। तो क्वेश्चन भरपूर तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। बहुत ज्यादा अकरिंग टॉपिक है, बहुत ज्यादा आता है। 2 सवाल तो आप काइनेमेटिक्स की समझ ही लो। काइनेमेटिक्स के बगैर तो मैकेनिक्स अधूरा है। बहुत वेटेज है, बहुत मेहनत आपने करनी है। मुझे बताएं, सवाल मुकम्मल हो गया, सबको समझ आ गया, सिर्फ क्लियर टू एवरीवन, सब समझ आ गया? एक्नॉलेजमेंट दे दें चैट पे। चलिए, अल्हम्दुलिल्लाह, क्लियर टू एवरीवन। एक्सप्लेनेशन काइनेमेटिक्स की मुकम्मल क्वेश्चन 1 के साथ। मजीद सवालात इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक आप सवाल करके लेकर आए, बल्कि सवालात नेक्स्ट क्लास में करके लेकर आए, कम से कम 15-20 सवाल करके लेके आए, मसले मसाइल बताएं तो हम सवालात को सॉल्व करते हैं इंशाल्लाह। और आपके मसले मसाइल पे हम वर्क करेंगे, काइनेमेटिक्स को इंशाल्लाह आपके कदमों में रख देंगे। मैथ्स काइनेमेटिक्स में पूरी जान मार के कॉन्सेप्ट को आपके कदमों में रख देंगे, ताकि आप हर सवाल करने की पोजीशन में हो। अगली क्लास तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।